सभी बच्चों को नमस्कार। फर्स्ट ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था महमूद गोरी। मैं आगे अपन पढ़ते हैं महमूद गोरी के भारत पर आक्रमण। महमूद गोरी ने भारत पर किस दिशा से आक्रमण किया और किन किन प्रांतों पे उसने आक्रमण किया, उसका क्या परिणाम रहे। 1173 ईस्वी में महमूद गोरी गजनी का सूबेदार था नियुक्त हुआ और इसके बाद ही उसने आसपास के भागों पर धावा बोलना प्रारंभ कर दिया। सन 1175 ईस्वी में उसने मुल्तान को अपने अधीन कर लिया। मुल्तान पर उस समय करमाथी लोग शासन करते थे और वे गजनी के सुल्तान द्वारा इस्लाम द्रोही माने जाते थे। अतः वहाँ उसने अपने धर्म के पक्के अनुयायियों को ही सूबेदार नियुक्त किया। इसके बाद उसने सिंध स्थित उच्च पर आक्रमण किया। वहाँ उस समय भाटी राजपूत राजा का राज्य करता था। इसके बाद उसने 1178 ईस्वी में सुल्तान ने अहिलवाड़ा पर आक्रमण किया। वहाँ के नवयुवक राजा मूलराज द्वितीय ने महमूद गोरी को अपनी राजधानी पाटन पर करारी मात दी। यह महमूद गोरी की भारत पर प्रथम पराजय थी। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों कि महमूद गोरी की भारत पर पराजय सबसे पहले किस राजा के हाथों में हुई थी। इस पराजय से महमूद गोरी इतना आतंकित हुआ कि वह 20 वर्ष तक गुजरात की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सका। 1182 ईस्वी में सुल्तान ने निचले सिंध पर आक्रमण किया। यहाँ की राजधानी देवल थी और सम्बुड राजा शासन करता था। महमूद गोरी ने उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने को विवश कर दिया। यहाँ भी उसे अतुल धन संपदा मिली, जिसकी सहायता से उसने एक विशाल सेना का गठन किया। इस विजय से उसने सारे सिंध पर अधिकार कर लिया। 1185 यानी 1185 ईस्वी में उसने लाहौर पर दूसरी बार आक्रमण कर वहाँ के शासक खुसरव मलिक को परास्त कर संपूर्ण पंजाब पर अधिकार जमा लिया। 1186 में गजनी वंश की समाप्ति कर दी गई थी। इसके बाद महमूद गोरी व पृथ्वीराज चौहान मुल्तान व पंजाब पर अधिकार हो जाने के बाद महमूद गोरी ने हिंदुओं के विरुद्ध अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने की तैयारी करना शुरू कर दी। इसके लिए उसने अपनी बहुत बड़ी सेना का गठन भी कर लिया था। अतः वह भटिंडा की ओर आगे बढ़ा। 1189 ईस्वी में सुल्तान ने पृथ्वीराज चौहान के देखते देखते भटिंडा पर अधिकार कर लिया। वह जियाउद्दीन तुलाकी के नेतृत्व में 12,000 सैनिक छोड़कर वह स्वयं गजनी की ओर चल पड़ा। परंतु मार्ग में ही जब उसने सुना कि पृथ्वीराज चौहान ने भटिंडा पर आक्रमण कर दिया है तो वह मार्ग से ही वापस लौट आया और तराइन के मैदान 1191 ईस्वी में प्रतापी हिंदू नरेश पृथ्वीराज चौहान से जूझ पड़ा। यह तराइन का विख्यात मैदान कुरुक्षेत्र के समीप करनाल जिले में सरहिंद के पास में स्थित है। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तराइन का मैदान किस जगह स्थित है और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। राजपूत राजाओं पर भूखे शेर की भांति टूट पड़े। राजपूत मुसलमानों पर भूखे शेर की भांति टूट पड़े। मुसलमान युद्ध 11 हो गए, मतलब वहाँ से भाग छूटे। स्वयं सुल्तान घायल अवस्था में युद्ध भूमि से प्राण बचाकर गजनी की ओर भाग खड़ा हुआ। इस युद्ध में महमूद गोरी के प्राण बचाने में एक खिलजी सैनिक ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इस पराजय से सुल्तान बहुत दुखी हुआ। बदला लेने का निश्चय कर उसने नींद और आराम को अपने लिए हराम बना दिया। उसने अपनी सेना को पुनः संगठित किया और लगभग 1,20,000 सैनिकों के साथ अपनी पराजय के दाग को धोने के लिए 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने पुनः तराइन पर आ डटा। पृथ्वीराज चौहान भी शत्रु से युद्ध करने मैदान में आ डटा।
मिराज उल सिराज लिखते हैं कि सुल्तान ने अपनी सेना की योजना अनुसार खड़ा किया। राजपूतों ने अत्यंत वीरता से युद्ध किया, परंतु इस बार महमूद की युद्ध नीति के आगे राजपूतों को घुटने टेकने पड़े। पृथ्वीराज का प्रथम तराइन के युद्ध में कीर्ति प्राप्त सेनापति खांडेराव इस युद्ध में मारा गया। राजपूत सेना भाग खड़ी हुई और पृथ्वीराज चौहान स्वयं युद्ध में काम आ गया, यानी युद्ध में शहीद हो गया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि पृथ्वीराज को अजमेर ले जाकर मारा गया। कुछ का कहना है कि उसे बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। कुछ कहते हैं कि वह सरस्वती नदी के निकट पकड़ा गया और उसे वहाँ पर उसे मौत का घाट उतार दिया गया है। पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु गजनी में मानी जाती है, लेकिन इस विषय में कोई प्रमाण साबित न होने के कारण इस पर सत्यता प्रकट नहीं कर सकते। अब आगे आता है कि पृथ्वीराज की पराजय के क्या कारण थे, क्योंकि तराइन के प्रथम युद्ध में महमूद गोरी को पृथ्वीराज ने बहुत बड़ी शिकस्त दी थी, लेकिन 1 साल बाद ही पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के हाथों पराजय हो गया। तो इस पराजय के पीछे क्या कारण थे जिसके कारण मोहम्मद गोरी पराजित हुआ, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।